अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि अभी हम इंशाअल्लाह आपके लिए क्रिमिनोलॉजी का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है और इंशाअल्लाह सीएसएस की मुकम्मल तैयारी मैं आपको इस चैनल के थ्रू करवाऊंगा। सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हम क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि क्रिमिनोलॉजी बेसिकली किस इशू के इर्द गिर्द घूम रही है। तो वो है जी क्राइम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि क्राइम क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो है नॉर्म्स, वैल्यूज़, सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर और फिर उसके बाद डेविएंट बिहेवियर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको पूरी क्रिमिनोलॉजी की सही से समझ आ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के किसी भी सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ। दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग कहीं पे रह रहे हैं, तो वो आपस में अगर अपने कॉमन बिलीव्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, तो किसी नॉर्म के थ्रू, किसी सेट ऑफ रूल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ उनको शेयर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्म्स क्या हैं? दीज आर द रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय नंबर ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, तो ये सोसाइटी से सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी में डिफरेंट नॉर्म्स होंगे, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट नॉर्म्स होंगे, तो ये इस तरह वैरी करते रहते हैं। इन शॉर्ट ये है कि सोशल नॉर्म्स जो हैं दे आर द शेयर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय ग्रुप्स। ठीक है, तो ये नॉर्म्स ही अगर रिटन फॉर्म में आ जाएं तो फिर ये रूल्स भी बन जाते हैं। तो नॉर्म्स बेसिकली क्या है कि आपने डिफरेंट के सोसाइटी के डिफरेंट ओकेजन्स पे किस तरह से बिहेव करना है, वो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो रूल्स का, जिनको हम ओबे करते हैं तो सोसाइटी उससे डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि सब यही चाह रहे होते हैं कि इस तरह से रहा जाए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब किसी शख्स से मिलते हैं तो हम उससे हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। ये नॉर्म्स हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सामने रखें, तो अगर आपके सामने कोई शख्स आता है और आपसे हैंड शेक नहीं करता तो आपको मायूब लगता है। आप उसे कहते कुछ भी नहीं है, लेकिन मायूब कर लगता है, क्योंकि ये सोशल नॉर्म है कि आप जब किसी से मिलें तो उसे हाथ मिलाएं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आगे। तो ये लाइफ स्टाइल्स हैं और पैटर्न्स हैं सोशल और कल्चरल बिहेवियर का। इसके अंदर क्या होता है कि आप सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, ये रूल्स हैं जो सोसाइटी आपको बता देती है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। लाइक आप पब्लिक के अंदर रहेंगे तो किस तरह से बिहेव करेंगे, और अगर आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कॉल करनी है तो किस तरीके से आप उनसे बात करेंगे। तो आप उन नॉर्म्स को अडॉप्ट करके बात करते हैं तो लोग आपसे डिस्टर्ब नहीं होते, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल में किस तरह से जाएंगे, अगर आप कहीं पे किसी होटल में डाइन करने के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपने किस तरह से उनके रूल्स को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें नॉर्म्स में आती हैं। होपफुली आपको नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने वैसे एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। आप इसको इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रख के जब इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपको ज़्यादा सर्च करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये सोशल नॉर्म्स हैं। ठीक है, सोशल नॉर्म्स के बाद अगली चीज़ जो है आपकी आती है वो वैल्यूज़ आती हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? देखिए, वर्ड है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि आप किसी की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, आप केयरिंग है, तो ये क्या है? ये वैल्यू देना है, क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए वो शख्स आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं दे रहा हूँ। बाकी रिटन फॉर्म में आपको लिख के दे दिया मैंने। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो कंडक्ट है किसी के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, तो ये आपका वैल्यू है, वैल्यूज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके वालिद साहब आपके घर में एंटर होते हैं तो आप उनको देख के खड़े हो जाते हैं, ये वैल्यूज़ हैं।
कि आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, आप उनके साथ झूठ नहीं बोलते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनकी, ये सब क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। अब नॉर्म्स पढ़ा आपने, इधर वैल्यूज़ पढ़ा आपने, ठीक है। ये नॉर्म्स और ये वैल्यूज़, ये दो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर कि जब आप इन दो चीज़ों को फॉलो करते हैं तो लोग आपके बिहेवियर को कहते हैं कि इस शख्स का जो बिहेवियर है वो सोशल बिहेवियर है। तो आपको सोशल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जिसके अंदर आप जब आप किसी सोसाइटी में रहते हुए नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो बिहेवियर है वो सोशल बिहेवियर है, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर को लोग एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा फ़ील करती है, वो सोसाइटी का एक फ्रूटफुल मेंबर है। तो होपफुली आपको नॉर्म्स, वैल्यूज़ और फिर उसके साथ समझ आ गई होगी कि सोशल बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। तो सोशल बिहेवियर हर शख्स सोसाइटी में डिमांड करता है, लेकिन अगर आप नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपसे लोग डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से लोग आपके बारे में कहेंगे कि ये जो आपका बिहेवियर है ये एंटी सोशल बिहेवियर है, क्योंकि आप सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब आप नॉर्म्स और वैल्यूज़ को वायलेट करेंगे, आप अपने सोशल नॉर्म्स को और वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, सोसाइटी डिस्टर्ब होगी। आपको जो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे इससे, और ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम बन जाएगा। जब ये प्रॉब्लम बन जाएगा तो फिर लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ जाएंगे। तो जब वो सॉल्यूशन को ढूंढेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। कैसे होंगी ये मैं आपको समझाता हूँ आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन आप वहाँ पे शोर करते हैं, तो आप देखें कि लोग आपके दरवाज़े पे आ जाएंगे, आपको मना करेंगे क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर कोई शख्स ड्रिंकिंग कर रहा है पब्लिक प्लेस पे और गुलगप्पा कर रहा है तो उससे भी लोग डिस्टर्ब होंगे, तो लोग उसके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो ऐसा बिहेवियर जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब होती हो, उस बिहेवियर को कहते हैं एंटी सोशल बिहेवियर। और ये बिहेवियर कब क्रिएट होता है, जब इंसान सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं इनको फॉलो नहीं करता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको 4 चीज़ें समझ आ चुकी होंगी होपफुली, लाइक नॉर्म्स, वैल्यूज़, एंटी सोशल बिहेवियर और सोशल बिहेवियर। एक और बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं डेविएंट बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर क्या है? वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स एंड कन्वेंशंस, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स हैं इनको इंसान जब जानबूझ के वायलेट करता है, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम उसके नतीजे में जो भी बिहेवियर क्रिएट होता है उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? डेविएंट बिहेवियर, ठीक है। और ये रूल्स को ब्रेक करने वाला बिहेवियर है। ये लॉ का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि लॉ में भी आगे आपको समझाता हूँ कि लॉ क्या होता है। तो एनी हाउ, डेविएंट बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसके अंदर कोई भी शख्स सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और फर्दर उनको वायलेट भी कर रहा है, तो ये शख्स ज़्यादा परेशान करेगा सोसाइटी को। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है बेसिक। अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप आगे ना थीरीज़ को समझ पाएंगे, ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझ पाएंगे, ना लॉ को समझ पाएंगे, ना क्राइम को समझ पाएंगे, ना ही क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो हमने अब पढ़ा क्या क्या चीज़ें, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने पढ़े नॉर्म्स, वैल्यूज़, ठीक है। जो लोग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो एक सोशल बिहेवियर है, और जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फेल हो जाते हैं इन्हें ओबे करने के अंदर, तो उनका जो बिहेवियर है उसे कहते हैं एंटी सोशल बिहेवियर। और ऐसे लोग जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जानते बूझते हुए वायलेट करते हैं, ऐसे लोगों के बिहेवियर को हम कहते हैं डेविएंट बिहेवियर। सो अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि ये लॉ क्या होता है। जब सोसाइटी किसी भी बिहेवियर
सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उनको जब नोटिस कर रही होती है और डिस्टर्ब हो रही होती है, तो कुछ ऐसे एंटी सोशल और डिविएंट बिहेवियर होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते किसी सूरत भी सोसाइटी को। सोसाइटी उनसे एक्सट्रीम लेवल पर तंग आ चुकी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, ठीक है। और सोसाइटी उस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करती है कि ये वाला डेविएंट और एंटी सोशल जो बिहेवियर है ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एंटी सोशल और डेविएंट बिहेवियर को पनिशेबल कर देते हैं। अब वो जो पनिशेबल उसको किया तो उसको वो एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोसाइटी जो है, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान पेनल कोड है, तो वहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे कि फ़लाँ एंटी सोशल और डेविएंट एक्ट्स जो हैं वो पनिशेबल हैं और उनकी पनिशमेंट क्या है। तो वो जो रिटन फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ आ गया एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, ठीक है, जो कि हर कंट्री के अंदर, हर सोसाइटी मतलब लाइक डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर वो लाजमी होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, ठीक है। तो एनी हाउ जो सोसाइटी एक डिसीजन ले लेती है कि पर्टिकुलरली फ़लाँ डेविएंट और एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो पनिशेबल बाय लॉ है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा पनिशेबल है, हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉ के बारे में कि हम डिसाइड कर लेते हैं, हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि पर्टिकुलर कौन से आपके एक्शंस हैं, आपके बिहेवियर्स हैं जिनके ऊपर आपको पनिश किया जाना चाहिए ताकि आप में से वो बिहेवियर्स ख़त्म किए जा सकें। उस स्टेटमेंट का नाम है लॉ। तो सोसाइटी मिलके एक लॉ बनाती है और लॉ डिफ़ाइन करता है कि आपके फ़लाँ जो बिहेवियर्स हैं वो पनिशेबल हैं। होपफुली आपको लॉ के बारे में भी समझ आ गया होगा। तो अगला जो है आपका कॉन्सेप्ट वो क्या है, वो है क्राइम। बहुत सिंपल है, चूँकि लॉ ने डिफ़ाइन कर दिया कि अगर आपने फ़लाँ एक्ट किया तो फिर वो पनिशेबल है, ठीक है। तो अब हमने कोई मतलब कोई शख्स कोई एक्ट कर रहा है तो और वो एक्ट या वो बिहेवियर वायलेट कर रहा है लॉ को, ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट को, तो वो पर्टिकुलर एक्ट जो है जो कि वायलेट कर रहा है लॉ को, वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो वायलेट कर रहा है लॉ को, तो वो एक्ट क्राइम कहलाएगा। इसीलिए क्राइम की डेफिनेशन कहती है अ क्राइम इज़ अ बिहेवियर दैट वायलेट्स ऑफिशियल लॉ एंड is punishable through formal sanctions. A crime is an illegal action or activity for which a person can be punished by law. The term crime denotes an unlawful act, and this unlawful act is punishable by law. An act or omission prohibited and punishable by law या punished by law is known as crime. तो crime क्या है? अब आपको होपफुली क्राइम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो क्राइम क्या है? एक अनलॉफुल एक्ट है, पनिशेबल बाय स्टेट है, ठीक है, और डिटरमाइंड बाय द क्रिमिनल कोड ऑफ द कंट्री, जिसका मैंने जिक्र किया कि जिसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है। क्रिमिनल कोड ऑफ द कंट्री क्या है? जिसके अंदर सोसाइटी ने मिलके या उस कंट्री ने मिलके डिसाइड किया है कि हमारी कंट्री के अंदर फ़लाँ एक्ट जो है वो पनिशेबल है, इसलिए वो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो एक लॉ है और उसको फॉलो करना हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो फिर वो क्राइम होगा। सो हमें पता चला कि जो लॉ है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड क्राइम इज़ प्रोडक्ट ऑफ लॉ। होपफुली आपको क्राइम की डेफिनेशन और लॉ की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देखें, अब हमारे जहन में ख्याल आता है कि आखिर कब आपके एक्ट को क्राइम कहा जाएगा। तो इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। इसकी स्टेजेस क्या हैं? इसकी स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। आपकी इंटेंशन हुई, किसी शख्स की कोई इंटेंशन हुई कि उसने एक पर्टिकुलर क्राइम करना है। अभी उसकी इंटेंशन है
तो ये क्राइम नहीं है। उसने प्रिपरेशन भी की, ये क्राइम नहीं है। लेकिन अगर उसने उस एक्ट की अटेम्प्ट भी कर ली, अटेम्प्ट की लेकिन उसको फ़ायदा हासिल ना हुआ, लेकिन उसने अटेम्प्ट की है, इसलिए ये पनिशेबल बला है, ये क्राइम है, ये एक्ट उसका क्राइम है। और अगर वो कमिट कर जाता है उसको, तो भी ये क्राइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स किसी अ पर्सन ए वांट्स टू किल पर्सन बी, दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ पर्सन ए, ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू किल हिम, तो ये उसकी प्रिपरेशन है। ये दोनों चीज़ें पनिशेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन इफ़ ही अटेम्प्ट्स टू किल हिम, सो इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, तो ये पनिशेबल बाय लॉ है, तो ये क्राइम है। और वो कमिट भी कर जाता है, उसको मर्डर भी कर देता है, तो ये उसका कमीशन है, मतलब ये भी पनिशेबल बाय लॉ है। तो आपको होपफुली ये 4 स्टेजेस भी समझ आ गई होंगी। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं इसके अंदर, इंटेंशन और प्रिपरेशन, ये लायबिलिटी में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिमिनोलॉजी की, हम ज़ाहिर है आपको जब लॉ की डेफिनेशन समझ आ गई, लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आपको समझना है कि आखिर आप इस क्रिमिनोलॉजी को पढ़ क्यों रहे हैं। तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, ये एक साइंस है। क्रिमिनोलॉजी एक साइंस है क्योंकि ये एक साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज़ की? द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम। 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम। एक्सटेंट क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितना क्राइम है। दूसरा, नेचर क्या है कि क्राइम तो है, लेकिन किस किस टाइप का क्राइम है। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम, मीन्स कि हाउ मच क्राइम इज़ देयर इन द सोसाइटी एंड व्हाट टाइप ऑफ क्राइम्स आर देयर इन द सोसाइटी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, क्रिमिनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी द कॉजेज़ ऑफ क्राइम, ठीक है। कॉज ऑफ क्राइम मतलब कि लोग जो ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं, दरअसल रीज़न क्या है, वो क्यों क्राइम करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। दूसरा, हम इसके अंदर बड़ा मेजर पॉइंट है जिसको हम स्टडी करते हैं कि जब कोई शख्स क्राइम कर देता है या सोसाइटी में क्राइम हो गया, तो आखिर उसका इफ़ेक्ट क्या है सोसाइटी के अंदर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिज़ल्ट्स क्या निकलेंगे, और उससे सोसाइटी को क्या हार्म पहुंचेगा। एक तो क्राइम किया, वो तो हार्म पहुंचा ही पहुंचा, और इन फ्यूचर उस एक क्राइम की वजह से क्या हार्म पहुंचेगा। तो ये अभी हम पढ़ते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम क्या है इसके अंदर। इट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स ऑन द सोसाइटी। विक्टिम कौन है? जिसके साथ क्राइम हुआ है, ठीक है। एक शख्स है क्रिमिनल जिसने क्राइम किया, जिसके साथ किया वो विक्टिम है। गॉट इट। अगला पॉइंट क्या है जो इसका बहुत मेजर पॉइंट है, इस पूरे इन 3 चीज़ों को जो हम समझ जाते हैं, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम को समझ जाते हैं, कॉज ऑफ क्राइम को समझ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम को समझ जाते हैं, तो फिर हम ये एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने इसके लिए क्या सिस्टम क्या बनाया है इसे रोकने के लिए। तो वो क्या है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है हर सोसाइटी के अंदर। तो उसके रिएक्शन को चेक किया जाता है। हम जब क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर जो उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑपरेट कैसे कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च होती हैं, तो उसके अंदर हमारा पाकिस्तान है, उसका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका नंबर 130वें नंबर पे है। तो क्या है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है क्राइम को, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, वो सोसाइटी को इतना रिलीफ नहीं दे रहा है क्राइम के अगेंस्ट, इसीलिए तो वो 130वें नंबर के ऊपर है। जहाँ पे वो जिस मुल्क का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी नंबरिंग फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इन सब चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है और एप्रोप्रिएट
फंक्शन कर रहा है वहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये कैसे कर रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब हम क्या क्या चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं सोसाइटी के अंदर एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम को पढ़ लेते हैं, कॉज ऑफ क्राइम को पढ़ लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम को जब हम समझ लेते हैं और हम रिएक्शन टू क्राइम बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझ जाते हैं, तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उस सोसाइटी के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए सजेशंस दे सकें और क्राइम को प्रिवेंट कर सकें। तो आज आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ते ही क्यों हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सीएसएस के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स भी देता है, और वैसे भी हर इंडिविजुअल को चाहिए कि वो इसको समझे और ताकि सोसाइटी के अंदर वो अपना रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो मैं क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन को ये पूरी डेफिनेशन है इसकी क्रिमिनोलॉजी की, और यही इसका स्कोप भी है। ठीक है, सो क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम, द कॉज ऑफ क्राइम एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम, रिएक्शन टू क्राइम बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ठीक है, इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम को पढ़ेंगे, कॉज ऑफ क्राइम को पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम को पढ़ेंगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन डिटेल पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस मुल्क के अंदर होने वाले क्राइम्स की प्रिवेंशंस भी बता सकें। तो क्रिमिनलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट है क्रिमिनलिटी का, जो इंसान की स्टेट ऑफ बीइंग क्रिमिनल है ना, मतलब हर इंसान के अंदर ना अच्छा और बुरा इंसान मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम क्रिमिनोलॉजी की जब थीरीज़ को पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ये समझ आएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे समझ आ जाए कि इंसान की वो खसलत जो ज़्यादा असरअंदाज होती है उसकी पर्सनालिटी पे कि वो क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट करे, ये उसकी क्रिमिनलिटी कहलाती है। ठीक है, सो बिहेवियर दैट इज़ कॉन्ट्रेरी और फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ इज़ क्रिमिनलिटी। स्टेट ऑफ बीइंग criminal is criminality. Criminality refers to the certain kind of act that is inclined to commit crime. यही मैंने अभी आपको समझाया। The quality or state of being criminal of a person is known as criminality. So as crime refers to an act and criminality refers to the propensity or inclination to engage in criminal or antisocial behavior। मतलब क्रिमिनलिटी क्या है कि इंसान की वो खसलत जिसकी बिना पर उसका जो बिहेवियर है वो शेप होता है किसी भी क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने के लिए, वो है क्रिमिनलिटी। ठीक है, सो क्रिमिनल क्या होता है, वो शख्स जो क्राइम को कमिट करता है, जो क्रिमिनल एक्ट्स करता है शख्स, उसको हम क्रिमिनल कह के बुलाते हैं। तो क्रिमिनल बिहेवियर आपका वो बिहेवियर जो सोशल लॉज को, सोशल नॉर्म्स को वायलेट करे और पनिशेबल बाय लॉ हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर। सो एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ और नॉर्म्स स्टेटेड बाय द कम्युनिटी। जो मैंने अभी आपको बताया, लॉ को कौन बनाता है, कम्युनिटी बनाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर इज़ एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ और नॉर्म्स स्टेटेड बाय द कम्युनिटी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल थीरीज have been developed through sociological inquiry। हम इसके अंदर शिकागो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह सोशियोलॉजिकल थीरीज़ को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इंसान का क्रिमिनल बिहेवियर आखिरकार बनता ही कैसे है। ठीक है, सो दीज थीरीज़ हैव जनरली asserted that criminal behavior is a normal response of biologically and psychologically normal individuals to a particular kind of social circumstances। इंसान डिफरेंट फैक्टर्स के तहत क्रिमिनल बिहेवियर्स को अडॉप्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इंसान क्रिमिनल बिहेवियर्स को अडॉप्ट करता है। तो ये भी हमने स्टडी करना है।
तो हम बेसिकली अब आपका जो इस क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने का जो पर्पज़ है वो क्या है, वो ये है कि आप समझ सकें कि सोसाइटी के अंदर आखिरकार क्राइम क्यों हो रहा है, कौन लोग क्राइम कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर, और इसकी प्रिवेंशंस क्या होंगी। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और इंशाल्लाह इट्स माई प्रॉमिस कि मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।